नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के एक और भाग की और यहाँ पर हम समझेंगे बलबन को। बलबन जो कि इल्तुतमिश के बाद आने वाले दिल्ली सल्तनत और ख़ास तौर से गुलाम वंश के प्रमुख शासकों में से एक रहा। जब गुलाम वंश की शुरुआत की थी तो हमने ये जाना था कि गुलाम वंश के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बलबन, तीनों ही अपने बचपन के जीवन में या फिर अपने शुरुआती जीवन में गुलाम रहे। यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो ऐसा था कि 1206 में गद्दी पर बैठा और 1208 में उसे गुलामी से मुक्त किया गया मोहम्मद गौरी के भतीजे के द्वारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसलिए इस वंश को गुलाम वंश या ममलुक वंश कहा जा रहा है। ममलुक का शब्द यहाँ पर इस बात से लगाया जाता है कि एक ऐसा गुलाम जिसके माता पिता स्वतंत्र रहे हों, स्वतंत्र माता पिता की संतान जो कि गुलाम बन गई। जैसे हम इल्तुतमिश के विषय में देखते हैं कि वह एक अच्छा योग्य बालक था बचपन से ही और उसके पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसके भाइयों ने जलन भावना में उसे गुलाम बनाकर बेच दिया और फिर वह बिकते बिकते हम देखते हैं कि जब राजपूत क्षेत्रों की विजय अभियान पर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वह उस दौरान इल्तुतमिश को खरीदता है और मोहम्मद गौरी के कहने पर वह फिर दासता से मुक्त करता है और अपनी बेटी का विवाह करता है। फिर हम देखते हैं 1228-29 में जो खलीफा रहते हैं वो इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि देते हैं और वह सुल्तान घोषित होता है और फिर उसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना, हम देखते हैं कि वह अगली सुल्ताना बनती है। उसके बाद बहुत सारे कमज़ोर शासकों का दौर रहता है। महमूद शाह, जिसके विषय में हमने देखा कि 1246 से 1266 तक वह सुल्तान ज़रूर बना, लेकिन पूरी शक्ति उसके नायाब ममलिक जो उसके संरक्षक थे बलबन, उनके हाथों में पूरी शक्ति रही। बलबन न केवल संरक्षक थे बल्कि उनके ससुर भी थे, इसलिए उसने अपने ससुर को उलुग खां की उपाधि भी पहले का जो शासक रहता है सुल्तान, वो यहाँ पर बलबन को देता है। तो बलबन अब 1266 से 1286 यानी कि 20 वर्षों के लिए स्वतंत्र रूप से सुल्तान के रूप में शासन करता है। अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि बलबन ने सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया 40 वर्षों तक, लेकिन वही है कि औपचारिक रूप से इसने 20 वर्षों तक शासन किया और 1246 से 1266 तक नायाब ए ममलिक बनकर ये इनडायरेक्टली शासन कर रहा था। लेकिन कह सकते हैं कि 40 से 50 वर्ष ऐसे रहे जहाँ पर दिल्ली सल्तनत बलबन के प्रभाव में रही। इसलिए बलबन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है और ख़ास तौर पर इसकी जो रक्त और लौह की नीति है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानने योग्य होती है। अब जो बलबनी वंश चलता है वो 1266 से 1290 तक चलता है। 1290 तक, 1286 के बाद हम देखेंगे कि इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं और 1290 में फिर वो जो जलालुद्दीन खिलजी होता है वह इसके उत्तराधिकारियों को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है। अब इसका जो मूल नाम था वह था बहाउद्दीन। मंगोलों से ख्वाजा जमालुद्दीन बहरी ने इसे खरीदा था। किससे? मंगोलों से। ग्वालियर अभियान के बाद इल्तुतमिश ने इसे 1233 ईस्वी में खरीदा। ग्वालियर अभियान के दौरान, इसी ग्वालियर अभियान से जुड़ी एक बात यह भी है कि इसी ग्वालियर अभियान के बाद इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र के बजाय अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को घोषित किया था, क्योंकि जो उनका एक योग्य बेटा था वह मंगोलों के खिलाफ युद्ध करते हुए मारा गया था। ताजुद्दीन फिरोज, जिसका हम देखते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा जिसका बनवाया गया। ग्वालियर अभियान के बाद इल्तुतमिश 1233 में बलबन को खरीदते हैं और प्रारंभ में यह इल्तुतमिश का खासदार था। चहलगामी का सदस्य फिर आगे चलकर बन जाता है और यह भी इलवरी जाति का तुर्क था। तो यहाँ पर इलवरी जाति के तुर्कों के ज़्यादा प्रभाव होने के कारण और जो इलवरी जाति के तुर्क 11 में से हम देखते हैं कि ज़्यादातर इलवरी जाति के ही रहे, इसीलिए इस वंश का जो सर्वाधिक मान्य मत इतिहासकारों द्वारा लगाया जाता है वह इलवरी वंश लिया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह गुलाम वंश ही है। इसीलिए एग्ज़ाम में 99% गुलाम वंश ही पूछा जाता है। लेकिन कभी अगर इलवरी वंश भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि इलवरी जाति के तुर्क थे ज़्यादातर यहाँ इस
गुलाम वंश के सुल्तान। अब देखिए, रजिया के समय यह अमीर शिकार बन जाता है, बहराम शाह के समय ये अमीर अखूर बनता है, और अलगीन मसूद शाह के समय ये अमीर हाजिब बनता है। नसीरुद्दीन महमूद इसे अपना नायाब ए ममलिकात बनवाते हैं और नसीरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद के साथ में ये अच्छे संबंध स्थापित करता है और अपनी बेटी का विवाह सुल्तान से करवाता है। उसके बाद इसे सुल्तान उलुग खां की उपाधि देते हैं और उससे ही पहले चहलगानी के प्रभाव में आकर नायाग ए ममलिकात इसे बनवा दिया जाता है। सुल्तान बनने पर बलबन ने सुल्तान बनने पर गयासुद्दीन की उपाधि ली और गयासुद्दीन बलबन नाम से यह गद्दी पर बैठता है। बलबन के सामने कई सारी चुनौतियां हम देखते हैं। तो पहली चुनौती तो ये थी कि ये उसी दल चालीसा से निकलकर सुल्तान बना जो प्रभावशाली दल था। अब देखिए, अब आपकी ही बराबरी का कोई अचानक से किसी बड़े पद पर पहुंच जाए तो आप एकदम से उसका सम्मान नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा भाई ये तो कल तक मेरे साथ था और अचानक पता नहीं कैसे ये ऊपर इतना उड़ गया। अब आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। तो ऐसा ही कुछ दल चालीसा के साथ में हो रहा था। बलबन लंबे समय तक दल चालीसा का सदस्य रहा। दल चालीसा के सहयोग से वह नायाब ममलिकात बना और अचानक से उसने सुल्तान का पद प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर उसे पता था कि जो नायाब ममलिका जो तुर्कान चहलगानी है, जो दल चालीसा है, वह कितना महत्वाकांक्षी है। उसने रजिया को हटाया, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि अयोग्य व्यक्ति था उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो यहाँ पर उसको पता था कि ये जो संगठन है ये कितना ज़्यादा चतुर चंट चालाक लोगों से भरा हुआ है और ये अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कभी भी मुझे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो उसके सामने यह चुनौती थी कि वह किस तरह से तुर्कान चहलगानी की शक्ति को तोड़े। बंगाल में जो अधिकारी तुगरिल खां था उसने भी अलग विद्रोह करके रखा था, तो उसके विद्रोह को भी समाप्त करना यहाँ पर बलबन के सामने चुनौती थी। राजपूतों एवं मेवातियों का विद्रोह भी यहाँ पर होने लगा था राजपूत क्षेत्र से। मंगोल आक्रमण भी यहाँ पर समय समय पर हो रहे थे, तो उनको रोकना भी यहाँ पर चुनौतियाँ थी। तो कह सकते हैं कि इन्हें जो मिला वह कांटों का ताज इसको मिला बलबन को, और उस पर यह आसीन हुआ। अब इसके सामने कई सारी चुनौतियाँ थी कि ये कैसे अपने राज्य को एक एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर पाता है। अब देखिए, चहलगामी की शक्ति तोड़ने के लिए इसने क्या किया। तो यहाँ पर अब इनकी शक्ति को क्यों तोड़ना था, तो हम देख चुके हैं कि सत्ता पर नियंत्रण करने की जो चहलगानी की महत्वाकांक्षा है, लालसा है, वह कितनी ज़्यादा है और वह किस हद तक जा सकती है। बलबन कभी चहलगानी का सदस्य था, अतः वह जो चहलगानी है वह बलबन की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो कह रहे थे भाई ये तो हमारी बीच से उठ के गया है, हम इसको सुल्तान क्यों माने। सुल्तान तो वही होगा जो राजवंश से संबंधित होगा और ये तो दास भी रह चुका है, तो इसको भाई सुल्तान क्यों माने। तो यहाँ पर जो बलबन कदम उठाता है, बलबन अपने विरोधियों की हत्या करवा देता है। ठीक है, अब भाई ये कहता है कि मैं तुमको मनाने वाला काम तो करूँगा नहीं, लाइन में लग जाओ जो जो मेरे खिलाफ खड़े हैं और मैं सबको एक लाइन से कटवा दूंगा। तो यहाँ पर बलबन अपने विरोधियों की हत्या करवा देता है, जिसमें उसका प्रबल प्रतिद्वंदी सुनाम का इक़्तिदार शेख खां सुंकर, जो बलबन का भतीजा भी था, ये भी यहाँ पर शामिल था। अब जब ये अपने विरोधियों की हत्या करवाता है, और ऐसा भी नहीं कि ये चुपके से करवाता है, ये सबको बता के करवाता है। इससे क्या होता है कि इसका जो डर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो इसके थोड़े बहुत विरोध भी करने वाले थे वो इसके समर्थक बन जाते हैं। कुछ अमीरों को दिल्ली से दूर स्थानांतरित करता है, जिन पर उसको ये लगता था कि भाई ये दिल्ली में रहेंगे तो अपना कुटिल दिमाग लगाकर कभी भी मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, तो इसलिए वह उन्हें दिल्ली से दूर स्थानांतरित कर देता है। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा है, क्योंकि जो बलबन है वह अपनी गुप्तचर व्यवस्था को इतना ज़्यादा मजबूत रखता था कि उसको सब पता चल जाता था और वो उससे पहले ही एक्शन लेकर होने वाली घटनाओं को रोक लेता था। इसलिए ये ध्यान रखना कि दिल्ली के किस सुल्तान को खुफिया कातिल कहा गया है बर्नी के द्वारा, तो कहा गया है बलबन को। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा भी वह स्थापित करता है, तथा ईरानी परंपरा और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह था तो इलवरी जाति का तुर्क, लेकिन वह अपने आप को जो ईरान का अफरसियार वंश है, अफरसियार वंश काफ़ी ज़्यादा
मुस्लिम संप्रदाय में या फिर मुस्लिम जगत में काफ़ी सम्मानित वंश था, तो वह अपने आप को उनसे जोड़ता है और कहता है कि भाई मेरे पूर्वज जो थे वह यहाँ के अफरसियार वंश के थे। तो यहाँ पर वह सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का काम करता है। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित की तथा ईरानी परंपरा के अनुसार दरबार में सिजदा पैबोस की परंपरा वह शुरू करवाता है और ईरानी नवरोज़ का उत्सव भी वह शुरू करवाता है। ये ईरानी नवरोज़ वह शुरू करवाता है और दरबार में हंसी मजाक, शराब सेवन, नृत्य संगीत पर पाबंदी लगाता है। बलबन स्वयं दरबार में हंसता नहीं था तथा गंभीर रहता था। मतलब वह पूरी तरह से राजा के या सुल्तान के पद को इतना ज़्यादा कठोर कर देता है कि भाई अगर तुमने उसके सामने हंस भी दिया तो तुम्हारी हत्या तक हो सकती है। तो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन वो बना के रखता है, जिसके कारण उसके समय पर हमें बहुत कम विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। के निज़ामी उसके विषय में लिखते हैं कि बलबन एक उत्तम अभिनेता था। वह आधुनिक अभिनेताओं की तरह अपने अभिनय से जनता को मंत्रमुग्ध करता था। इनका ये कहने का मतलब है कि वह इतना ज़्यादा अनुशासन प्रिय बनने का प्रयास करता था कि लोग अचंभित हो जाते थे कि भाई बिल्कुल जैसा कहा गया है वैसे ही हमें रहना है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारी जान पर भी बना सकती है। बलबन ने दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने का कार्य अमीर हाजिब को दिया था और अमीर हाजिब का जो पद बनाया गया था वह दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ईरानी परंपरा से प्रभावित होकर पोतों का नाम भी ईरानी नाम पर रखा था। केकुबात पोतों का मतलब जो इसके बेटे हैं, उनके जो बच्चे हुए, उनका नाम भी इसने ईरानी परंपरा से प्रभावित होकर रखा। जैसे कैकुवात, कै खुसरो, कैमूस। तो जो कै शब्द आ रहा है इस नाम की शुरुआत में, ये ईरानी परंपरा के प्रभाव में हमें देखने को मिल रहा है। और जो ये कैमूस होता है, ये इस वंश का अंतिम शासक भी होता है। बलबन ने मुस्लिम राजत्व का सिद्धांत दिया और इसने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की परछाई तथा नियाबत ए खुदाई यानी कि अल्लाह का प्रतिनिधि कहा और सुल्तान का पद पैगंबर के बाद माना। पैगंबर के बाद ये मान रहे हैं, इसका ये मतलब है कि एक खलीफा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, जिल्ले इलाही और नियाबत ए खुदाई जैसी जो उपाधियां हैं ये आगे चलकर जो मुगल शासक है वो भी लेंगे, लेकिन पहली बार ये कौन ले रहा है, तो वो ले रहा है बलबन। इसीलिए बलबन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसने जो राजत्व का सिद्धांत दिया या फिर जो राजा की छवि उसने बनाई वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस थी। और इससे पहले ऐसा होता था कि तुर्कान एक चहलगानी के लिए राजा एक नॉर्मल व्यक्ति था और राजा भी जो सुल्तान होता था वह भी उनके प्रति उदार व्यवहार करता था। लेकिन यहाँ पर बलबन ने कहा कि भाई तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं, मैं सुल्तान हूँ और सुल्तान से सर्वोपरि कुछ भी नहीं, सुल्तान के बराबर भी कुछ भी नहीं। अगर अल्लाह है तो अल्लाह के बाद अगर कुछ है, पैगंबर के बाद कुछ है तो वह सुल्तान है। अब राजत्व का सिद्धांत देने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक ये था। तो यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि राजत्व का सिद्धांत पहली बार किस मुस्लिम शासक ने दिया, तो उसका नाम था बलबन। बलबन यहाँ पर पहली बार राजत्व का सिद्धांत दे रहा है और बलबन ने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। उसने स्वयं को फिरदौसी के ग्रंथ शाहनामा के पात्र अफरासियाब का वंश घोषित किया, जो कि ईरान के हैं। तो यहाँ पर यह कहता है कि भाई रक्त और लौह, रक्त का मतलब कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा पवित्र वंश से संबंधित हूँ, इसलिए आप मुझे राजा स्वीकार करो। और लौह का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा कड़ाई। अगर इसे लग रहा है कि ये सामने वाला विद्रोह करने वाला है तो ये उसको समझाने के बजाय या फिर उसको छोटा मोटा दंड देने के बजाय क्या करता था, सीधे उसकी हत्या करवा देता था। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला काम। अब बलबन ने प्रशासन में उच्च कुल के व्यक्तियों की नियुक्ति की। क्या किया? उच्च कुल के व्यक्तियों की नियुक्ति की। इससे ये साबित करने का प्रयास किया कि भाई मैं भी उच्च कुल का हूँ और मेरे आसपास जो लोग हैं वह भी उच्च कुल का है। हालांकि ये इस हद तक अपने आप को उच्च कुल का समझने लगता है और इसके दिमाग में कुलीन वर्ग की जो अवधारणा है वो इस हद तक चली जाती है कि ये कहता है कि भाई जब मैं निम्न वर्ग के लोगों को देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। इस तरह की बातें करता है। तो अगर आपको नेट के एग्ज़ाम में
कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। जैसे नहरों के विकास से जुड़ा अगर कोई प्रश्न आए तो वो एक सीधा सा आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको फिरोज शाह तुगलक। उसने सबसे ज़्यादा नहरों के लिए काम कर पाया। अगर आपको किसानों के लिए अगर कोई आए तो ज़्यादा संभावना रहेगी कि उसका उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है। अगर आपको व्यापारियों या फिर कर या फिर सड़क मार्ग से जुड़ा कोई शासक आता है तो वो रहेगा शेर शाह सूरी। उसने इस मामले में ज़्यादा काम किया। अगर आपको धार्मिक सद्भावना या फिर सुलह कुल जैसे शब्द मिल रहे हैं या फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बात अगर कहीं पर आ रही है तो उसका उत्तर अकबर होगा, इसकी ज़्यादा संभावना है। ठीक इसी तरह अगर आपको कहीं पर प्रश्न में ये समझ में आ रहा है कि जो सुल्तान है वो निम्न वर्ग के प्रति हीन दृष्टि दर्शा रहा है, कि जैसे सुल्तान कह रहा है कि भाई मेरे सामने कोई गरीब भिखारी या कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, निम्न वर्ग के व्यक्ति से मुझे बहुत ज़्यादा घृणा है, इस तरह की अगर कोई बात कर रहा है तो बलवन होगा। तो आप शासक के कैरेक्टर को देखकर, सुल्तान या शासक बादशाह जो भी आप कहें, इनके कैरेक्टर इनकी मेंटेलिटी को देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको ऊपर है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो। समझकर अपने दिमाग से चीज़ों को समझकर सॉल्व करोगे तो आसान रहेगा, वरना चीज़ें रटने के लिए तो फिर बहुत सारी हैं। अब देखिए, बलबन ने प्रशासन में उच्च कुलीन व्यक्तियों को नियुक्त किया। फ़क्र बाबनी निम्न कुल का व्यापारी था। दिल्ली का उसने अपनी सारी संपत्ति बदले। उसने कहा कि भाई मैं अपनी, वो उस समय पर दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा व्यापारी था। आज जैसे अडानी अंबानी है, अब अंबानी जी का है कि भाई मैं पूरी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी को दे दे रहा हूँ या भारत सरकार को दे दे रहा हूँ, बस मुझे उनसे एक बार मिलना है। ऐसे क्या कहा इसने, जो फ़क्र बाबनी है, इसने भी कहा कि भाई मैं पूरी संपत्ति सुल्तान को दे दे रहा हूँ, बस मुझे एक बार सुल्तान से मिल लेने दो। पर बलबन तो ऐसा था कि उसके दिमाग में उच्च कुल की बातें बैठ गई थी। उसने कहा मैं नहीं मिल सकता क्योंकि तुम निम्न कुल के हो। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर समझ में आता है। उसे पता लगा कि उसके शासन से पहले 33 निम्न कुल के अधिकारी नियुक्त थे, तो उसने उन सबको हटा दिया। जब उसे पता चला कि उसका वजीर हसन बसरी ताजिक है, ठीक है, ताजिक मतलब कि निम्न कुल का या फिर निम्न मुस्लिम जाति का व्यक्ति है, तो उसने क्या किया कि उसके पूर्वज, उसे पता लगा कि उसके पूर्वज जुलाहे हैं, तो उसने उसे सम्मान देना कम कर दिया। पहले वह अपने वजीर का बहुत सम्मान करता था क्योंकि ये उसका जो वजीर था वो उससे उम्र में थोड़ा बड़ा था, तो उसका काफ़ी सम्मान करता था, बराबर उसके आने पर खड़ा हो जाता था। लेकिन अब उसने उसको सम्मान देना बंद कर दिया क्योंकि उसको पता लगा बाद में कि भाई ये तो बहुत निम्न कुल का है। बर्नी लिखता है कि बलवन कहता है, जब भी मैं नीच कुल यानी कि निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और हाथ तलवार पर चला जाता है। मतलब इस तरह का वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर कर रहा है। तारीख ए फिरोज शाही बर्नी का जो ग्रंथ है, इसमें बलवन के राजत्व के सिद्धांत की जानकारी हमें मिलती है। दिल्ली के पालम बाबली अभिलेख में बलवन को विष्णु का अवतार बताया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर बलवन को भगवान विष्णु का अवतार बताने का काम किया जा रहा है। पालन बावली अभिलेख जो कि दिल्ली में है यहाँ पर। अब मंगोल आक्रमण की समस्या भी यहाँ पर बलवन के सामने थी। तो बलवन पहला शासक था जिसने मंगोल समस्या के समाधान के लिए एक स्पष्ट नीति अपनाई। इससे पहले क्या हो रहा था, आप इल्तुतमिश की बात करो या फिर उसके बाद के शासकों की बात करो, वे क्या कर रहे थे, वे बचने के तरीके ढूंढ रहे थे। मतलब आक्रमण से हम कैसे बचे या फिर लड़ रहे थे, लेकिन एक स्पष्ट नीति उनके पास नहीं थी। एक स्पष्ट नीति कौन लेके आ रहा है, पहली बार वो लेके आ रहा है बलवन। बलवन ने मंगोल दरबार में मित्रता हेतु उपहार सहित दूध भेजी। ठीक है। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 2 सुरक्षा पंक्तियाँ उसने स्थापित की। लाहौर में उपहार वह भेजता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मंगोल शासक रहता है वो उपहार तो ले लेता है, लेकिन दूध का काम तमाम कर देता है, दूध की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर भाई फिर इसको लगता है कि भाई अब तो प्लानिंग करना पड़ेगा क्योंकि बात नहीं बन रही है। तो वह उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 2 सुरक्षा पंक्तियाँ, मतलब कि 2 सर्कल बनाता है, 2 लेयर वो बनाता है। पहली लेयर में लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, इसमें उसका बड़ा पुत्र रहता है शाहज़ादा मोहम्मद,
18,000 की सेना के साथ में वह पहली पंक्ति में रहता है, मतलब सबसे आगे उसकी सेना रहती है। फिर अगर धोखा से अगर उसका बड़ा बेटा हार गया तो उसके बाद भी एक बैकअप सेना रहती है उसके पीछे। सुनाम, सामान, भटिंडा, इन क्षेत्रों पर यहाँ पर उसका छोटा बेटा जो रहता है बुगरा खां 18,000 की सेना के साथ में वह भी रहता है। तो 18,000 की सेना यहाँ पर वह स्थापित करवाता है, ताकि अगर मंगोल आक्रमण हो तो पहले एक सेना लड़ेगी और अगर वह हार जाती है तो दूसरी सेना लड़ेगी। तो यहाँ पर 2 लेयर प्रोटेक्शन वह करवाता है। इन सभी के बावजूद मंगोल ब्यास नदी तक पहुँचने में, यानी कि पंजाब क्षेत्र में पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। 1285 ईस्वी में मंगोल ने तमर के आक्रमण में शहजादा मोहम्मद, जो कि बलबन का सबसे योग्य पुत्र था, वह मारा जाता है और बलबन इसे शहीद की उपाधि देता है। क्योंकि ये जो था शहजादा मोहम्मद, ये बलबन का सबसे प्रिय पुत्र था और भाई इसे उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे इल्तुतमिश का योग्य पुत्र मारा गया था, उसी तरह से ये भी मारा जाता है और ये अपने पुत्र को शहीद की उपाधि देता है। मतलब जो राष्ट्र के लिए या फिर राज्य के लिए लड़ता हुआ मारा गया। राजपूतों एवं मेवातियों का विद्रोह यहाँ पर होता है और यहाँ पर वह रक्त और लौह की नीति अपनाता है। किले दिल्ली के चारों दिशाओं में वह 4 किले बनवाता है, जैसे जलाली, पटियाली, कंपीली और भोजपुर। इन किलों पर अफगान सैनिकों की नियुक्ति होती है। अवध, कटिहार बोले तो बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ के विद्रोहियों का वह क्रूरतापूर्वक दमन करता है। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जो किलों के महत्व को समझता है और किलों के निर्माण में अपना योगदान देता है। अब साथ ही हमने देखा कि बंगाल का तुगरिल खां भी उसके लिए एक चुनौती था। तो बंगाल के तुगरिल खां ने विद्रोह कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया और मुगीसुद्दीन की उपाधि ली। अब यहाँ विद्रोही किसी अधिकारी द्वारा अपने मालिक के विद्रोह के का यहाँ पर प्रथम उदाहरण मिलता है। क्या है? यहाँ यह विद्रोह किसी अधिकारी द्वारा अपने मालिक के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम उदाहरण मिलता है। तुगरिल खां ने अपने जो नवाब है उनके विरुद्ध इसने, अपने सुल्तान के विरुद्ध इसने विद्रोह कर दिया था। अमीन खां और तारगी बेग को तुगरिल खां के विरुद्ध भेजा पहले, ठीक है। फिर पहले अमीन गया, वह हार जाता है और लौट जाता है। और जब वह हार जाता है तो जो बलबन रहता है वह कहता है, भाई ये तो वही वाली जो आपने बॉलीवुड पिक्चर में देखा होगा ना, कि 5-6 गुंडे मारने के लिए जाते हैं हीरो को, लेकिन 5-6 में से एक ही बच के आता है। तो विलन फिर कहता है कि भाई तू क्यों बच गया, तू भी गोली खा ले, फिर उसको भी मार देता है। तो यहाँ पर कुछ बलबन करता है। बलबन क्या करता है कि पहले तो भेजता अमीन खान को, लेकिन अमीन जब हार जाता है तो फिर वो कहता है कि भाई तू जब जीत नहीं पाया तो तेरे ज़िंदा रहने का क्या मतलब है। और वो अमीन खान को चौराहे पर फांसी दे देता है और फिर तारगी बेग को भेजता है। अब तारगी बेग जाता है लेकिन वो भी हार जाता है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर वापस गया तो मारा जाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैं यहीं पर समझौता कर लेता हूँ। वह तुगरिल से समझौता कर लेता है और तुगरिल के साथ शामिल हो जाता है। जब बलबन को यह बात पता चलती है तो वो कहता है कि भाई रुको, मैं ही आता हूँ। फिर बलबन खुद जाता है और हराता है दोनों को, और तुगरिल के साथ साथ तारगी बेग को भी मारता है। तो यहाँ पर तारगी बेग वापस आता तो मरता, और वापस नहीं आया तो भी वो मरा। यहाँ पर बंगाल अभियान वह एकमात्र अभियान था जिसमें वह राजधानी से बाहर गया था, क्योंकि यहाँ पर बलबन जानता था कि राजधानी से बाहर जाना मतलब कि जो चहलगानी है या फिर जिसे वह समाप्त कर चुका है लेकिन फिर भी कुछ उसके सदस्य जिंदा है, उन लोगों को ये अपने विरोधियों को ये मौका देना कि भाई तुम दिल्ली पर अधिकार कर लो और फिर मुझे मार दो। तो इसलिए वह जानता था, क्योंकि रजिया सुल्ताना ने ये गलती की थी कि वह अपने विद्रोह के दमन के लिए, जो विद्रोह उसके खिलाफ हुआ अल्तुनिया का, उसको दबाने के लिए वह राजधानी छोड़कर चली जाती है और चहलगानी फिर राजधानी में कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ जो रजिया ने की वह बलबन नहीं करना चाहता था, और जब बहुत अति हो गई, जब उसको जाना ही था, 2 बार उसकी सेनाएं हार गई थी, तब वह अपने विश्वास पात्रों को दिल्ली की सत्ता सौंप कर जाता है बंगाल पर विजय करने के लिए। और यह पहला और अंतिम मौका था जब बलबन अपनी राजधानी छोड़ता है, और इसके बाद वह कभी अपनी राजधानी नहीं छोड़ता है। इसके साथ बुगरा खां भी था,
और 1279 ईस्वी तुगरिल का विद्रोह समाप्त हो जाता है और विद्रोहियों को क्रूरतापूर्वक मृत्यु दंड दिया जाता है। अब बलबन रहता है वह बंगाल में बुगरा खां को स्थापित करता है और बंगाल क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त करता है। बलबन को दिल्ली सल्तनत का संगठनकर्ता कहा जाता है। अब 3 टर्म यहाँ पर है और तीनों आपको समझनी है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश 1210 या 1211 से 1236 ईस्वी। अब दिल्ली सल्तनत का जो संगठन करता है वो है बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन ने अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु 1279 ईस्वी में ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया जो इक्तेदारों की आय का आकलन करता था। बलबन ने आदेश देकर पूर्व के शासकों द्वारा दी गई जागीरों की जांच करवाई और उसे पता चला कि ऐसी जागीरें भी हैं जो ऐसे लोगों के पास है जो राज्य की सेवा में नहीं है। तो उसने कहा कि भाई अगर आप राज्य की सेवा में नहीं हो तो फिर आपके पास में जागीरें क्यों रहनी चाहिए। तो ऐसे मालिकों को कार्य करने की स्थिति में नहीं है। जैसे कोई सैनिक है या फिर कोई व्यक्ति है जिसको जागीर दी गई थी जब वह अधिकारी था, लेकिन अब वह रिटायर हो गया, लेकिन अब भी उसके पास में वो जागीर बनी हुई है और वह अब वंशानुगत उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार को जागीर मिल रही है। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपंग हो गए थे या फिर युद्ध के दौरान घायल हो गए थे और वह अब कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह उनके पास में जागीर है। या फिर ऐसी जागीर है जहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, कोई दास है या कोई महिला है और वे उस जागीर के बदले राज्य को कोई सेवा नहीं दे रहे हैं। तो उसने ऐसी जागीरें छीनने का प्रयास किया, लेकिन फिर बाद में उसको दिल्ली के कोतवाल जो कि उसका मित्र भी था फखरुद्दीन, उसने समझाया कि भाई जिन लोगों को आपने जागीर दी है वो कर व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं, कर आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं। उनमें से कई सारे लोग हैं जिन्होंने शासन के लिए या फिर राज्य के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो अगर हम उनसे जागीरें छीनते हैं और उनमें असंतोष पैदा होता है तो फिर उनके विद्रोह को दबाना चुनौती भरा होगा। तो यहाँ पर वो मान जाता है और कुछ शर्तें यहाँ पर लागू करता है कि भाई अगर कोई जागीर का मालिक अगर नहीं रहा तो उसकी जागीर या तो उसके दास को मिलेगी या फिर उसके जो परिवार में कोई महिला है तो उन्हें वह जागीर मिल जाएगी। अब अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर विभाग दीवान वरीद की वह स्थापना करता है। दीवान ए वरीद दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभागों में से एक है और यह पूछा जाता है। बलबन ने पहली बार स्थायी सैन्य विभाग दीवान ए आरिस की स्थापना की तथा इस विभाग का प्रमुख आरिस ए ममालिक के पद पर इमाद उल मुल्क को स्थापित किया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। दीवान ए आरिस पहली बार दिल्ली सल्तनत में कोई सुल्तान स्थायी सैन्य विभाग स्थापित कर रहा है। स्थायी सैन्य विभाग का मतलब है कि अब सुल्तान की अपनी सेना होगी और जो इससे पहले के जो सुल्तान होते थे वो अपने जो अधिकारी हैं या फिर जो अपने अलग अलग क्षेत्र के गवर्नर हैं उनकी सेना पर निर्भर होते थे। यही कारण है कि जब रजिया सुल्ताना अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए जाती है तो जब चहलगानी विद्रोह करता है तो जो सेना रहती है बड़ा हिस्सा उसका वह दिल्ली में रहता है और उसके जो सामंत रहते हैं या फिर जो उसके सहयोगी रहते हैं गवर्नर अलग अलग स्टेट के, वह सैन्य मदद उसकी नहीं करते हैं, इसलिए वह हार जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, बलबन इस बात को जानता था, इसलिए वह अपनी खुद की सेना खड़ी करने का काम करता है। और आगे आपको खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा जो कि अपनी खुद की स्थायी सेना, एक बहुत बड़ी स्थायी सेना स्थापित करता है और पहली बार जो सैनिक है उन्हें वह नगद वेतन देने का भी काम करता है। जागीरें देना वह बंद कर देगा। अब यह सैन्य विभाग सैनिकों की भर्ती प्रशिक्षण का कार्य करता था। इस विभाग को बलबन ने वित्त विभाग यानी कि जो वजीर के अधीन आता है वित्त विभाग, इसके नियंत्रण में इसके नियंत्रण से मुक्त रखा। बलबन ने क्रूर होते हुए भी न्याय पर अत्यधिक बल दिया और इसलिए वह जनता में अधिक लोकप्रिय था, क्योंकि भले ही वह कठोर और क्रूर था लेकिन वह न्याय के प्रति बहुत ज़्यादा उदार था और वह निष्पक्ष रूप से न्याय हो
इस बात को समर्थन करता था। बलबन के दो प्रमुख अधिकारी थे। इनके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि उसके समय पर न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो बदायूं का मलिक बकबक और अवध का हैवत खां, ये जो थे इन्होंने अपने गुलामों के साथ दुर्व्यवहार किया और बलबन ने इन्हें 500 कोड़े मारने की सजा सुनाई। एक के साथ तो ऐसा था कि उसने, जो बदायूं का बकबक था, इसने क्या किया था कि इसका एक दास था, उसने पीट पीट के उसकी हत्या कर दी थी। तो बलबन जो रहता है वह उसकी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि इसके साथ क्या किया जाए। तो वह कहता है कि भाई इसकी भी वैसी हत्या कर दो। तो फिर उसकी भी वैसी ही दुर्गति की जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय यहाँ पर हम बलबन को कह सकते हैं। अब 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन उसके अमीरों में भी लोकप्रिय था। बरनी के अनुसार अमीरों ने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक बनाया था। बलबन ऐसा पहला शासक है जो अपनी वसीयत लिखता है और बलबन ने शहजादा के पुत्र कै खुसरो को शासक बनाने की बात वसीयत में लिखी थी। लेकिन अमीर जो रहते हैं वह भले ही बलबन का सम्मान करते हों, लेकिन महत्वाकांक्षा तो उनके अंदर वैसी ही रहती है जैसी चहलगानी के सदस्यों में थी। तो यहाँ पर बलबन के जो अमीर होते हैं वह बलबन के छोटे पुत्र बुगरा खां को आमंत्रित करते हैं कि वह बने राजा, लेकिन वह बंगाल छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब उसके पिता बलबन ने उसे बंगाल क्षेत्र का जो सूबेदार बनाया था, तो उससे पहले उसने देखा कि बंगाल का विद्रोह का जो दमन है वह बलबन ने कितनी बर्बरता से किया था। और उसने उसको चेतावनी भी दी थी कि भाई अब दोबारा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो उसको लगता था कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली की राजनीतिक स्थिति से वह जानता था कि यहाँ पर अमीरों के ऊपर रहता है कि कब किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना, और जब चाहे किसी की भी हत्या हो जाती है। तो बंगाल छोड़कर आना नहीं चाहता था, उसके मन में डर बैठ गया था। तो अमीरों ने बलबन के छोटे पुत्र बुगरा खां को आमंत्रित किया, लेकिन वह बंगाल छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। जब वह नहीं आया तो अमीरों ने बुगरा खां के पुत्र केकूबाद को शासक बनाया, लेकिन शहजादा के पुत्र कै खुसरो को नहीं बनाया। अब केकूबाद अगला शासक बनता है। अब यहाँ ध्यान रखना कि कै खुसरो को वसीयत में बोल रहा है बलबन, लेकिन अमीर किसको बनवा रहे हैं? अमीर बनवा रहे हैं कैकूबाद को, क्योंकि ये बुगरा खां का पुत्र था। मतलब ये तो जो बलबन है उसका नाती था। हमने देखा कि इनके जो नाम हैं, चाहे वो केकूबाद हो, चाहे वह कै खुसरो हो, चाहे कैमूस हो, इनके नाम हमें ईरानी परंपरा से सिमिलर मिलते हैं, क्योंकि वह ईरानी परंपरा से प्रभावित था। और ईरानी परंपरा में जो नाम रहता है उसके सामने कै शब्द उच्चारण होता है। तो कैकूबाद 1286 से 1290 ईस्वी उपाधि ये मइजुद्दीन की लेता है, और इसके समय दीपालपुर का जो जागीरदार या इक़्तिदार था वह था जलालुद्दीन खिलजी। सुल्तान ने खिलजी को दिल्ली बुलाया और बरत की जागीर दी और शाइस्ता खां की उपाधि दी। बाद में कैकूबाद को लकवा हो जाता है। तो जो खिलजी रहता है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अपना दिल्ली क्षेत्र में जमा चुका होता है। दिल्ली की राजधानी और दिल्ली मतलब दिल्ली जो कि राजधानी थी सल्तनत की, उसमें और अमीरों के बीच में उसकी काफ़ी पैठ हो जाती है। जब कैकूबाद को लकवा होता है तो वह बलबन के दूसरे पोते कैमूस को शासक बनाता है। अभी भी वो कै खुसरो को नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता होता है कि कै खुसरो योग्य व्यक्ति होता है, इसलिए उसको सुल्तान नहीं बनने दिया जाता है। कैमूस को शासक बनाता है। खिलजी कुछ समय बाद कमज़ोर शासक कैमूस की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर कैमूस न केवल बलबनी वंश का अंतिम शासक था, बल्कि खिलजी वंश, ममलुक वंश या तुर्की वंश है उसका ये अंतिम शासक था। फिर इसके बाद में खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में 1290 से 1296 ईस्वी तक हम जलालुद्दीन खिलजी को देखेंगे। फिर इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक हमें शासन करते हुए देखने को मिलेगा। तो फिर अगले वीडियो में हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी और उनकी व्यवस्थाओं को, और समझते हैं दिल्ली सल्तनत के अगले चरण को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।